ओके, हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 बायोलॉजी 12th का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर जेनेटिक्स के बारे में है। ये जेनेटिक्स सीरीज़ का पहला चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका नीट में। 5 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है हर साल। इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें हैं जेनेटिक्स की, और दो टर्म बहुत ही ज़्यादा आते हैं अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो वो हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में बताती है। तो अब ये दो टर्म जो है, वेरिएशन और इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है कि आपके पेरेंट और आप में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं, वही उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब हम लोग अपने कैरेक्टर्स जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब हमें वो पेरेंट्स से अपने क्या बोल रहे हैं, मिल रहे हैं जीन्स के उसमें, वो हम कहते हैं वो कैरेक्टर्स जो है वो हमने इनहेरिट किए हैं। और जो डिग्री से हम लोग अपने पेरेंट्स से डिफ़र करते हैं वो कहते हैं उसको वेरिएशन। इस वर्ल्ड में कोई भी कॉपी नहीं है, ह्यूमंस में कॉपी नहीं होता है। जैसे कि आप अगर बोलेंगे कि ये जुड़वे जो ट्विन्स बोलते हैं, ट्विन्स हैं, बट ट्विन्स भी एकदम कॉपी नहीं होते हैं, उनके अंदर भी कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन होता है, उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इस वर्ल्ड में सभी इंडिविजुअल के यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, बायोमेट्रिक है, इसीलिए इसको बहुत सिक्योरिटी के लिए बहुत सिक्योर माना जाता है, क्योंकि हर यूनिक ह्यूमन का यूनिक बायोमेट्रिक है, उसकी फिंगरप्रिंट्स हैं, आइरिस हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है जेनेटिक्स, ये सब तो अभी आया है। 8000 to 1000 BC पहले तक ये सब चीज़ें नहीं थी। तो लोगों को लगता था कि जो ये चेंजेस आ रहे हैं ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पीछे छुपा हुआ राज है। क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे, ये इस चैप्टर में हमें जानना है। ठीक है, तो अब क्या है कि उन लोगों ने क्या ऐसा किया था कि हमें पता है कि वो लोग जो ये वेरिएशन के ऊपर जानते थे, इनहेरिटेंस के ऊपर जानते थे, तो वो लोग क्या करते थे, एनिमल की सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते थे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि वो एनिमल जिसके अंदर डिज़ायर कैरेक्टर्स हैं उनकी मेटिंग कराना। ये हमारे एंसेस्टर्स से चले आता जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या था कि उन्होंने जैसे कि आप जान रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया था और डोमेस्टिकेशन कराया था एक एंसेस्टर वाइल्ड काउ का, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं साहिवाल, जो पंजाब की एक इंडियन ब्रीड है। याद रखिएगा, ये एक इंडियन ब्रीड है। ये एक अच्छी, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली वैरायटी है जो पंजाब में मिलती है, साहिवाल। ये सभी अभी तो पूरे इंडिया में लोग इसको वहाँ से इंपोर्ट करके अपने अपने मतलब स्टेट्स में भी ले आए हैं। इसका दूध अच्छा होता है इसकी वजह से। तो उस समय ये वेरिएशन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में वो लोग सिर्फ जानते थे। इसके पीछे का जो साइंस था वो सब चीज़ें इनको नहीं पता थी। बेसिकली उस समय साइंस था नहीं। मैं BCs के टाइम की पहले बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उन लोगों को इसके पीछे की साइंस नहीं पता थी। बट अभी के लोगों को सब कुछ पता है। क्यों, किसके बदौलत ये चीज़ें हुई हैं? उसमें सबसे बड़े साइंटिस्ट सर मेंडल का नाम आता है, जिनका नाम है जॉर्ज मेंडल। इन्होंने क्या किया था, मिड 90s में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी, ऑन गार्डन पी। तो याद रखिएगा, गार्डन पी जो होते हैं वो, मतलब पी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक स्वीट पी होता है, एक गार्डन पी होता है। इन्होंने गार्डन पी किया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 ईयर्स तक किया। यहाँ पे जो टाइम, मतलब जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 1856 to 1863, ये NCERT की लाइन है तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। अच्छा, इन्होंने जो किया, ये 7 साल की जो मेहनत की थी, इसको इन्होंने नाम भी दिया। उसका नाम इन्होंने रखा था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने अपने जो प्रपोज किया था लॉ, उसका नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
मेंडल ने इन्वेस्टिगेशन किया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ पे, इनहेरिटेंस पे, वेरिएशन पे उन्होंने क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन में अपनी एक्सपेरिमेंट सोचा था, लॉजिकली सब वो किया था। तो उन्होंने पाया कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, क्या चीज़ें थी उनकी एक्सपेरिमेंट करने के तरीके में, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि पहला था कि उन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई किया था बायोलॉजी पे। यस, उन्होंने मैथमेटिक्स बायोलॉजी में लगाया था। अभी आपको, अगर आप सुन रहे हैं ये बात, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, बट उस समय के मिड-90s के टाइम के साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उनके लिए साइंस में बायोलॉजी अलग चीज़ है और मैथमेटिक्स अलग चीज़ है, उसको कंबाइन नहीं किया जा सकता। पर ये उस समय के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में डाल के ये एक्सपेरिमेंट किया और हमें समझाने की कोशिश की। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लार्ज सैम्पलिंग साइज पे। लार्ज सैम्पलिंग साइज मतलब होता है कि इन्होंने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, अपने रिजल्ट को बार बार वेरीफाई किया। ये नहीं था कि छोटे से जगह पे किया, बहुत ज़्यादा प्लांट के साथ बहुत बड़े जगह पे किया, ठीक है, और डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि पॉपुलेशन अगर हमें चेक करनी है तो हम क्या अपने जगह की चेक करेंगे, अपने कॉलोनी की चेक करेंगे? नहीं, हम पूरे लखनऊ की चेक करेंगे, हम पूरे यूपी की चेक करेंगे, हम पूरे इंडिया की चेक करेंगे। तो ये छोटी सैम्पलिंग साइज़ तो नहीं है ना, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन चेक करना है तो ये बड़ी सैम्पलिंग साइज़ है। तो इस पर क्या है, ये डाटा मोर करेक्ट हो सकता है। ओके, तो क्योंकि हो सकता है कि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा हो पर एमपी में पॉपुलेशन कम है, पर ओवरऑल अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखना है तो वो सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन देख के तो नहीं पता चलेगा, हमें पूरी इंडिया की पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए हमें थोड़ी सी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं पता चलेगा, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और डाटा इकट्ठा किया था। ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो चीज़ें हैं, प्रूव दैट हिज आइडिया पॉइंटेड टू जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन अनसस्टेनेड आइडियाज। इन्होंने बताया कि ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये इनके रूल्स हैं, ऐसे ही नहीं, रैंडमली कुछ नहीं हो रहा है, ये एक रूल्स हैं जिस पे ये चीज़ें काम कर रही हैं। मेंडल की एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैरेक्टर यूज़ किए थे गार्डन पी के, ठीक है, दो अपोजिट कैरेक्टर्स को कह सकते हैं यूज़ किया था, ट्रेड को यूज़ किया था। उन्होंने टॉल और ड्राफ्ट प्लांट, लंबे और छोटे प्लांट को इस्तेमाल किया, येलो और ग्रीन सीड को इस्तेमाल किया, ये कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, फ्लावर कलर, ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी ली। तो बेसिकली इनका जो फ्रेमवर्क था इनके इनहेरिटेंस का, वो सब इसी पे चीज़ों पे बेस्ड था। तो मेंडल ने जो मेंडल कंडक्टेड सच एन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीका का क्रॉस पॉलिनेशन कराया यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये बहुत नया वर्ड है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके नीचे वाली लाइन में ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बारे में बताया गया है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन होते क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो लाइन है, उस चीज़ को हम लोग बता रहे हैं जो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन हुआ उसमें, ठीक है। एक प्लांट लिया, उसको कंटिन्यूसली हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया, बार 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 बार, बहुत जनरेशन तक ये चीज़ कराई कि उसके जो ट्रेड्स थे, मतलब टॉलनेस था, वो 5-6 जनरेशन तक टॉल ही रहे प्लांट। शॉर्ट प्लांट 5-6 जनरेशन तक शॉर्ट ही रहे। तो उन्होंने, इसको ही कहते हैं हम लोग ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या हुआ कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया है, ओके, और 1-2 जनरेशन नहीं, कई जनरेशन तक। तो यहाँ पे एक रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही है हरदम। उन्होंने टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन यूज़ की थी। टोटल कितनी यूज़ की थी? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी, ये हरदम याद रखिएगा। और कितने कैरेक्टर्स यूज़ किए थे? वो 7 कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, ठीक है। 14 पेयर्स में थे, मतलब 7 to 14 पेयर्स में होते हैं ये जो ट्रेड है।
7 कैरेक्टर्स स्ट्रेट में आ जाएंगे तो 14 हो जाएंगे। इसके बारे में क्या चीज़ थी मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स, ये इस पर आप, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट किया हुआ है, आप इसको डबल स्टार इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 क्या थे? यही ट्रू ब्रीडिंग लाइन पी लाइन के कैरेक्टर ट्रेड्स थे। मतलब एक प्लांट टॉल आ रहा है तो कई जनरेशन तक टॉल ही आया, कुछ प्लांट ड्रॉफ आ रहे हैं तो कई जनरेशन तक ड्रॉफ ही आए, कुछ प्लांट का कलर जो था, फ्लावर का कलर था वो वॉलेट था तो कुछ जनरेशन तक वॉलेट ही आया। वैसे ही प्लांट को इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने हाइब्रिडेशन पर। ठीक है, तो उनके हाइब्रिडेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ निकल के आती है जिसके हम पढ़ेंगे अब, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब जो इनहेरिटेंस मैंने क्या बताया था, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स एक जीन के ऊपर, हम उसकी पहले बात करेंगे हम 2 जीन पे भी, पहले हम एक जीन के पर बात करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की सीरीज से चलेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ क्या करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे टॉल प्लांट और ड्राफ्ट पी प्लांट को। क्या कराएंगे हम इसमें, क्रॉस कराएंगे टॉल पी प्लांट और ड्राफ्ट पी प्लांट को, और हमें इसका इनहेरिटेंस ऑफ, इस जीन के इनहेरिटेंस के ऊपर पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही जीन का इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा बता सकते हैं, कौन से जीन का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे ट्री के हाइट, स्टेम हाइट के ऊपर ये जो जीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ प्लांट में टॉल है, और एक हमने दो प्लांट ले लीजिए, 2 प्लांट को अगर हम क्रॉस कराते हैं जिसमें एक टॉल लिया और एक ड्राफ्ट लिया, याद रखिएगा ये टॉल जो है ये प्योर टॉल है, मतलब प्योर ब्रीडिंग लाइन का हमने टॉल लिया है। मतलब इस टॉल में सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा ये कुछ जनरेशन तक, और इसमें भी कुछ जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, और हर बार ये टॉल आया और ये हर बार ही ड्राफ्ट आया है। तो इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कराया था उसी को हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगा वो एक ही जीन का, मतलब टॉलनेस वाले जीन पे ही, मतलब सॉरी स्टेम हाइट वाले जीन पे ही होगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या बोला कि जो पहले एक्सपेरिमेंट करा के जो रिजल्ट आया, मतलब आज मैंने एक प्लांट को बोया तो जो उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे वो पहली जनरेशन होगी, उसको इन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलियल प्रोजीनी। और उन्होंने जब F1 प्रोजीनी पे पढ़ाई की, स्टडी की, तो उनको पता चला कि जो बच्चे हुए, मतलब उसके जो प्लांट के ऑफस्प्रिंग्स हुए, वो सारे के सारे टॉल निकले। ये बात कुछ अलग थी कि हमने टॉल और ड्राफ्ट प्लांट का क्रॉस कराया, मतलब एक लंबे प्लांट और एक छोटे प्लांट का क्रॉस कराया, उसके सीड को फिर बोया, और जब बो के जब उस सीड का जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि सारे के सारे टॉल के। तो फिर ये ड्राफ्ट प्लांट कहाँ गया? हो सकता है कि जब हम किसी प्लांट को बोते होंगे तो टॉल आता होगा। तो इसके बारे में क्या चीज़ कैसे है ये समझनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट था क्या। इस एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि पहले F1 जनरेशन में उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने प्योर टॉल को लिया, मतलब टॉल प्लांट को लिया, ड्राफ्ट प्लांट का क्रॉस कराया, तो रिजल्ट जो आया F1 जनरेशन में वो सारे के सारे टॉल थे। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि उन्होंने एक टॉल प्लांट एक ड्राफ्ट प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो जो रिजल्ट आया वो सारे के सारे ड्राफ्ट थे। ऐसा उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो F1 है, हो सकता है कि F1 जो जनरेशन है वो किसी ना किसी एक पेरेंट पे, जो पूरी जो जनरेशन के पूरे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो किसी एक पेरेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है F1 ऑलवेज रिजेंबल ईदर ऑफ वन पेरेंट। F1 जनरेशन के जो रिजल्ट है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो किसी एक पेरेंट पे डिपेंड करते हैं, उसी तरह से दिखेंगे। एंड द ट्रेट ऑफ दैट पेरेंट आर नॉट शोन इन दैट। और जो दूसरे पेरेंट है, एक पेरेंट का तो पूरे जनरेशन में एक ही पेरेंट दिखाई देगा, दूसरे पेरेंट का कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जो पहले प्लांट थे, जो F1 जनरेशन के प्लांट थे, उसमें से 2 प्लांट का फिर से क्रॉस कराया। इस बार जो रिजल्ट आया उसको इन्होंने F2 जनरेशन बोला। इस बार उन्होंने देखा कि इस बार ऐसा नहीं हुआ कि सारे ही टॉल आए, इस बार कुछ अलग था। इस बार था क्या? इस बार उन्होंने देखा कि 1/4 पेड़ जो था वो तो ड्राफ्ट निकला, और 3/4
पेड़ जो थे वो टॉल निकले। मतलब अगर 4 पेड़ निकले तो उसमें से 3 पेड़ क्या थे, वो लंबे थे और 1 पेड़ छोटा था। यही चीज़ मैं अगर बोलूँ कि मानिए कि 8 पेड़ थे, या मानिए आप कर लीजिए आप 3/4, कितने भी अगर आप 100 पेड़ कीजिए तो उसका 3/4 टॉल निकला और 1/4 जो था वो ड्राफ निकला। ये बात भी कुछ समझ में नहीं आ रही कि जब हमने F1 जनरेशन का जब हमने एक टॉल एक ड्राफ्ट प्लांट का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आई, वो सारी की सारी टॉल आई। फिर हमने वही लंबे लंबे 2 पेड़ का जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ कि 1/4 प्लांट जो थे वो तो ड्रॉप आए और 3/4 जो प्लांट थे वो टॉल आए। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया उसके बारे में बताता हूँ। द टॉल एंड ड्राफ्ट ट्रेड वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डू नॉट शेयर एनी ब्लेंडिंग इन द ऑफस्प्रिंग, बट ऑल टॉल और ड्राफ्ट नन ऑफ देम विल बी इन बिटवीन हाइट। ये एक्सपेरिमेंट से उनको एक चीज़ तो पता चली कि जो ऑफस्प्रिंग थे वो अपने पेरेंट पे डिपेंड, जो पेरेंट से थे उन्हीं से रिजेंबल करते थे, या तो वो टॉल थे या तो वो ड्राफ्ट थे। पर उन्होंने देखा कि एक भी प्लांट ऐसा नहीं था कि उन दोनों की बीच की हाइट का था। तो इन्होंने एक चीज़ और कंक्लूड करने की कोशिश की यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो है ब्लेंडिंग नहीं हो रही है कैरेक्टर्स की, ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स की पेरेंटल कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है और टॉल और ड्राफ्ट के बीच का कोई प्लांट नहीं आ रहा है, या तो टॉल आ रहे हैं या तो ड्राफ्ट आ रहे हैं जैसे कि उसके पेरेंट्स थे। ओके, सिमिलर रिजल्ट उन्होंने देखा जब और एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ों पे भी किया। जैसे यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स थे, उसी तरह और 7 कैरेक्टर्स जो थे उन पे भी एक चीज़ सेम एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे बताया नहीं गया है पर इसी तरह का एक्सपेरिमेंट था। उसमें भी देखा कि जो प्रोजेनी थी वो 3:1 की रेशियो में आ रही है, मतलब 3 जो है वो एक तरह का शो कर रहे हैं और एक जो है वो एक तरह का शो कर रहा है। पर ये जो चारों थे 3:1 का रेशियो है, ये सारे के सारे अपने जो पेरेंट हैं उसी को रिजेंबल कर रहे हैं, इनके बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इन्होंने जब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया और ये सब चीज़ें इन्होंने सब चीज़ें नोट डाउन की, इस पर स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो इनके ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने किया था, इन्होंने ये बताया कि ये जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं ये इनके गैमेट्स के थ्रू जा रही है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है जो इनको लेके जा रही है एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, इनको उन्होंने वर्ड दे दिया फैक्टर। कोई फैक्टर है, इन्होंने बोला, इन्होंने ये कोट किया कि ये कोई जो फैक्टर है, कुछ भी है, उनको नहीं पता वो फैक्टर क्या है, पर वो फैक्टर है जिसकी वजह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसको अब हम लोग जीन्स कहते हैं। उस समय उन्होंने जीन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैं बताऊंगा, क्योंकि उस समय जो साइंस थी वो इतनी आगे नहीं गई थी, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स नहीं था, हमें सेल का स्ट्रक्चर नहीं पता था। तो उन्होंने ये बोला कि कुछ ना कुछ तो है जिसके वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, पर वो क्या चीज़ है वो मुझे नहीं पता है, बट मैं उसको फैक्टर नाम दे रहा हूँ। बाद में जाके जब ये सब चीज़ें के अच्छे से एक्सपेरिमेंट हुआ तब उस चीज़ को नाम दिया गया जीन, और जो उन्होंने लाइन बोली थी वो एकदम करेक्ट थी। तो जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस क्या थी? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और इसको करने का जो इसको ट्रांसफ़र करने की चीज़ है वो कौन है? जीन है। इसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो जीन है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने की, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। एक ट्रेड को, एक पर्टिकुलर ट्रेड को दिखाने की उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है एक जीन के अंदर, ठीक है। और ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में होती है जिसको हम एलील बोलते हैं। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज एलील। ये इंपॉर्टेंट लाइन सुनिएगा। जीन जो है वो कोड करते हैं एक पेयर ऑफ ट्रेड को, जैसे टॉलनेस का, ड्राफ्टनेस का। ये ट्रेड है जो पेयर में होती है और इसी पेयर को हम बोलते हैं एलील। तो एलील को यहाँ पे वर्ड दिया गया है। एलील जो है जीन विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज एलील। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
उन्होंने क्या किया, अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स यूज़ किए जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने बोला कि जो कैपिटल लेटर है वो ट्रेड को एक्सप्रेस करेगा F1 स्टेज में, स्मॉल जो है वो अदर को एक्सप्रेस करेगा। उन्होंने बोला कि जो F1 जनरेशन में जो सारे टॉल आए थे उसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करेंगे और जितने बचे हुए हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। उन्होंने बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ उन्होंने क्या बोला, याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्योंकि बहुत NCERT बहुत सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखी यहाँ पे। कैपिटल लेटर में उन्होंने बोला कि जो ट्रेड एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को F1 जनरेशन में, हम उनको कैपिटल में लिखेंगे, पहली बात बोला उन्होंने। और बोला जो नहीं कर रहे हैं, जो अदर ट्रेड्स हैं, जो बचे हुए ट्रेड्स हैं, हम उनको स्मॉल लेटर पे लिखेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो कैपिटल T है वो टॉलनेस का ट्रेल दिखाएगा और जो स्मॉल t है वो ड्राफ्टनेस का दिखाएगा। क्योंकि देखिए याद रखिएगा उस समय जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें दो ही तो कैरेक्टर्स आए थे, दो ही तो ट्रेड दिखाई दिए थे, और वो ट्रेड क्या थे, टॉलनेस या ड्राफ्टनेस। और उन्होंने क्या बोला था कि F1 जनरेशन में हम सभी को जो है कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करेंगे, और F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, सारे टॉल थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूड कर दिया कि टॉलनेस का जो लेटर है वो T है और ड्राफ्टनेस का जो लेटर है वो स्मॉल t है। तो अब याद रखिएगा ये जो कैपिटल T है और स्मॉल t है यही है LL ऑफ ईच अदर, यही LL है, कैपिटल T और स्मॉल t। इन प्लांट द पेयर ऑफ LL फॉर हाइट, प्लांट में हाइट के जो LL मिलते हैं वो 3 हैं, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ओके, मेंडल ने जो ये ट्रू ब्रीडिंग प्रपोज, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्राफ्ट प्लांट वैरायटी एलिक फॉर्म, उन्होंने जब ये ट्रू ब्रीडिंग कहा था, मतलब उन्होंने क्या कहा था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन याद है आपको, जब कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन कराया और वही कैरेक्टर्स बार बार हर जनरेशन में दिखे, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि ये, इसको मैं बोलता हूँ कि ये हो गए होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब हो गए कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी कैपिटल T स्मॉल t, ये 2 LL हो गए, कैपिटल T स्मॉल t। ये क्या है, एक टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल T टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल t जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ड्राफ्टनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये जो कैपिटल T स्मॉल t है, ये याद रखिए ये क्या है, जीनोटाइप होता है। मैं अगर आपको इसके बाद कभी भी जीनोटाइप कहूँगा तो जीनोटाइप का मतलब होता है कैपिटल T स्मॉल t, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप, फिनो मतलब आप समझ रहे हैं फिनोटिपिक, फिनोटाइप मतलब फिनोटिपिक, फिजिकल, दिखने में। तो टॉलनेस, ड्राफ्टनेस, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। तो याद रखिएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप, इनके रेशियोज आगे बाद में इंपॉर्टेंट आते हैं, मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है। पर फिनोटाइप का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फिनो मतलब होता है फिजिकली जो दिखने वाला चीज़ है वो टॉलनेस ड्राफ्टनेस ही दिखता है, तो इसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। और कैपिटल T स्मॉल t ये क्या है, एक जीनोटाइप है, जेनेटिक्सली यूज किया जाता है अल्फ़ाबेट्स को। तो जब हमें पता चल गया कि कैपिटल T क्या है, स्मॉल t क्या है, अब बचता है कैपिटल T स्मॉल t क्या है। तो जब कैपिटल T स्मॉल t को हम लोग होमोजाइगस कह रहे हैं, तो कैपिटल T स्मॉल t को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। यस, तो ये तो जीनोटाइप हो गया। पर क्या कैपिटल T स्मॉल t तो फिनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल T का फिनोटाइप होता है टॉल, स्मॉल t का फिनोटाइप होता है ड्राफ्ट। मतलब अगर कैपिटल T लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो टॉलनेस का फिनोटाइप है, मतलब वो जीन जो है वो टॉलनेस को रिजेंबल करते हैं, उसका फिनोटाइप टॉल है। तो कैपिटल T स्मॉल t का फिनोटाइप क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो दिखने में अपने पेरेंट्स के कैपिटल T जैसे ही है, मतलब टॉल। अब ये तो बात समझ में नहीं आ रही। हमने बोला कि कैपिटल T जो है वो है लंबे प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल t जो है वो ड्राफ्ट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बोल रहे हैं कि कैपिटल T स्मॉल t ये भी क्या है, टॉल का है। तो उन्होंने अब यहाँ पे नए वर्ड्स को लेके आए, डोमिनेंट और रिसेसिव। उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने बोला कि जब डिसिमिलर फैक्टर्स आते हैं, मतलब कभी बात आ जाती है कैपिटल T स्मॉल t की,
यहाँ पे दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, डिससिमिलर हैं, तो उसमें से एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। और उन्होंने बोला कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए हम उसको कैपिटल टी बोलते हैं, और स्मॉल टी जो है वो ड्राफ्टनेस मतलब छोटे प्लांट का कैरेक्टर है, उसके लिए हम उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो यहाँ पे याद रखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या मतलब है। कैपिटल टी का मतलब है टॉलनेस का जीन है, बड़े टॉलनेस लंबे प्लांट के टॉलनेस का जीन है, और स्मॉल टी जो है वो शॉर्ट ड्राफ्टनेस प्लांट का जीन है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो डोमिनेंट वाला अपने आप को दिखाएगा, तो मतलब कैपिटल टी अपने आप को दिखाएगा, वो किसका जीन है, टॉलनेस का था, तो मतलब टॉल होगा प्लांट। आप बोल रहे हैं कि क्यों इतना डिफिकल्ट यूज़ कर रहे हो यार, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है, टी को टॉलनेस ले लो, डी को ड्राफ्टनेस ले लो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप ये बोलेंगे तो मैं आपको बता दूं, होमोजाइगस को तो आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, पर हेट्रो को कैसे करेंगे, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए उन्होंने एक ही वर्ड इस्तेमाल किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का, इन दोनों को इस्तेमाल किया, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस का है, होमोजाइगस कंडीशन है। याद रखिए कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है टॉलनेस की। स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है ड्राफ्टनेस की। और हेट्रोजाइगस कंडीशन एक है जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, पर वो फिनोटाइप क्या है उसका, टॉल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस हुआ, और ये इसका एक जीन जो क्या कंट्रोल कर रहा है, हाइट का कंट्रोल करने वाली जीन्स के बारे में है। तो और इनके बीच में क्रॉस भी कराया गया था, तो ये एक तरह के एक सिंगल जीन एक सिंगल कैरेक्टर इसके ऊपर हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट था टी के हाइट के ऊपर, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड का फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एक करेक्टर हाइट करेक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया था, और ये हाइब्रिड बनता है इसके बीच में। आपको पता है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी को इसीलिए हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस आप जान जाइए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जो क्रॉस कराया गया था पी प्लांट के अंदर, उसको हम लोग उसका रिजल्ट जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं लिखा है। उन्होंने जब पेरेंटल जीन को स्टडी किया और उसकी F2 जनरेशन को स्टडी किया, तो उन्होंने बोला कि जब टॉल प्लांट और ड्राफ्ट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, मियोसिस के द्वारा जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। Allele of the parent pair segregate, separate from each other, and only one allele is transmitted to the gamete. जब गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ओके, तो टॉल और ड्राफ्ट प्लांट जो है वो जब अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से एक आता है जीन, एक आता है दूसरा जीन। एक तरफ से एक जीन आता है, एक तरफ से एक जीन आता है। यहाँ पे जो लिखा है ये लाइन फिर से सुनिएगा, द एलिल्स ऑफ अ पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलिल इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। यहाँ पे जो कैपिटल टी था, वहाँ से स्मॉल टी था, इसमें से कोई एक ही कैरेक्टर, एक ही ये जो एलिल है ये निकलेगा, यहाँ से एक ही एलिल निकलेगा। यहाँ देखिए जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, यहाँ से एक ही निकलेगा कैपिटल टी, और यहाँ से एक ही निकलेगा स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों मिलके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलिल इज रैंडम प्रोसेस। ये जो होता है ये एक रैंडम प्रोसेस है, कोई भी कैपिटल टी अभी तो यहाँ पे क्या होमोजाइगस है, तो कोई भी आ सकता है। मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करता हूँ, तो 50% चांसेस है कि कैपिटल टी आ सकता है, 50% चांसेस है कि स्मॉल टी आ सकता है। ओके, तो 50% चांसेस मैंने बताया कि गैमेट का जो एलिल आएगा वो 50% चांसेस है कि कोई एक ही गैमेट उसमें से एलिल, उसमें से गैमेट में एक ही एलिल आएगा, 50% चांसेस है। यहाँ पे इसी के बारे में पूरा बताया हुआ है, और हमें बोला गया कि जो ये कैपिटल टी है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये एक हाइब्रिड है। आपको पता ही है जब हाइब्रिड क्या होता है, इसको मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाइब्रिड जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है। हमें पता है कि ये क्या है, होमोजाइगस है। तो हाइब्रिड कब हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में ही हाइब्रिड हो सकते हैं।
ये सब पढ़ने के लिए, इनके ऑफस्प्रिंग से इनके बारे में पढ़ाई करने के लिए एक डायग्राम हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक ब्रिटिश जेनेटिक्स ने बनाया था, या मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुनेट स्क्वायर। बस इसको दिमाग में रखिए, इसके सरनेम से आपको पता चल जाएगा, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, इसका सरनेम ही पुनेट है, पुनेट स्क्वायर वहाँ से आ जाएगा। इसमें क्या है, हम लोग एक तरफ एक जो दो पेरेंट होते हैं उसकी स्क्वायर में इस तरफ जो होता है, एक पेरेंट के पॉसिबल एलील का नाम लिखते हैं, गैमेट्स आते हैं। मतलब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें से 50% चांसेस है इधर स्मॉल टी आए, इधर 50% चांसेस है कैपिटल टी आए, इधर स्मॉल टी आए और इधर कैपिटल टी आए। ये देखिए यहाँ पे टॉल है, ये कैपिटल टी आए, ये कैपिटल टी आए, स्मॉल टी आए, स्मॉल टी आए। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। F1 जनरेशन में उन्होंने टॉल प्लांट और ड्राफ्ट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था। क्या कराया था? क्रॉस कराया था। किसके किसके बीच में प्लांट? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे टोटल टॉल थे ये, और ये पूरे तरीके से ही ड्राफ्ट थे। जब इनका क्रॉस कराया तो ऑस्प्रिंग आई सारी की सारी टॉल, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, ये चार ऑस्प्रिंग आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें से इन्होंने रैंडमली दो प्लांट का फिर से सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब इन दोनों में क्रॉसिंग करा दी। जब इसमें क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि मैं फिर से पुनेट स्क्वायर में इधर कैपिटल टी डालता हूँ, क्योंकि इधर से देखिए, इधर से एक कैपिटल टी आ जाएगा, इधर से स्मॉल टी आ जाएगा, इधर से एक कैपिटल टी आ जाएगा, इधर से एक स्मॉल टी आ जाएगा, और मैंने इसका क्रॉस कराया तो हमें मिला कैपिटल टी प्योर टॉल, हाइब्रिड प्योर ड्राफ्ट। मतलब कैपिटल टी है तो वो प्योर है, स्मॉल टी है तो मतलब वो प्योर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब वो हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड है। और याद रखिएगा, जो कैपिटल में होता है वही अपने आप को दिखाता है। और कैपिटल का मतलब क्या था? कैपिटल टी का मतलब क्या था? टॉलनेस। मतलब ये भी टॉल होगा, ये भी प्लांट टॉल होगा, ये भी प्लांट टॉल होगा, एक ही शॉर्ट होगा जो स्मॉल टी प्योर शॉर्ट होगा ये। तो हमने फिनोटिपिक रेशियो लिखा, तो टॉल कितने थे? 1 2 3, ड्राफ्ट कितने थे? 1 थे, इसीलिए वो क्या बन जाएगा? 3:1। क्या है ये? फिनोटिपिक मतलब दिखने वाले। अब देखते हैं जीनोटिपिक के टोटल कितने थे? कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, स्मॉल टी था। हमने लिख दिया कैपिटल टी टू स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब हमने इसको यहाँ फिल किया, मतलब एक कैपिटल टी था, दो कैपिटल, मतलब कैपिटल टी का एक था तो हमने एक लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी का दो था तो हमने दो लिखा, स्मॉल टी का एक था तो हमने एक लिखा। तो ये उसका रिजल्ट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। याद रखिएगा, F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यही रिजल्ट था। फिनोटिपिक रेशियो आया था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंटल? तो आंसर आ जाएगा जीनोटिपिक 1:2:1 एंड व्हाट इज द फिनोटाइप इज 3:1। इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये पूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर आपको समझ में आ गई तो इसको रीड कर लीजिए। कुछ इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जल्दी बता दिया वही सब चीज़ें। यहाँ पे वही चीज़ कैरेक्टर्स बताई हैं जो मैंने आपको भी समझाई यहाँ पे, कि 1:2:1, 3:1 वही यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके एक इन्होंने ये दे दिया कि किस तरह से निकालते हैं। एक AX + BY² बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बोला था मैथमेटिक्स को ले आए थे बायोलॉजी के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आता है। देखिए 1/4 क्या आते हैं? कैपिटल टी 1/2 स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी। ये टोटल टॉल थे और ये ड्राफ्ट था। मतलब देखो, इसको प्लस करोगे तो 3/2 आ जाएगा और 1/4। तो यही तो मैंने कहा था आपसे। अब यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी फिर से शुरू हो जाता है कि यहाँ पे एक पॉपुलर वर्ड लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी अपने पेरेंट जो हमें अभी मिला है, a typical test cross an organism pea plant है, जहाँ पी प्लांट की बात की जा रही है। डोमिनेंट फिनोटाइप को अगर क्रॉस करा दिया जाए उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये जो क्रॉसिंग होगी, ये जो सेल्फिंग होगी, इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब याद रखिएगा, जब हम लोग रिसेसिव पेरेंट को उसके डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ, जो अभी हमें फिनोटाइप मिला है, कोई समझिए कि अभी एक जनरेशन से फिनोटाइप मिला, वो डोमिनेंट था, अगर उसकी क्रॉस करा देंगे आप उसके रिसेसिव पेरेंट से, तो आपको मिल जाएगा उसका टेस्ट क्रॉस। ओके,
यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे दूसरे थोड़ा सा यहाँ पे कलर के ऊपर ही यूज़ कर लिया गया, पर्पल और वाइट फ्लावर के ऊपर यूज़ किया। और ये सेम एक्सपेरिमेंट है। देखिए होमोजाइगस रिसेसिव था, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये डोमिनेंट था, तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए दोनों ही रिसेसिव हैं। ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है। इसका क्रॉस करा रहे हैं हम किसके साथ, डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ। मतलब देखिए स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू के साथ क्रॉस कराया, सारे के सारे क्या है, वॉलेट है। बट हमने फिर से कराया कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पे इस बार चेंज कर दिया हमने। ये देखिए ये क्या था, ये डोमिनेंट फिनोटाइप था, प्योर डोमिनेंट था। ये क्या था, हाइब्रिड था, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। एक करेक्ट डोमिनेंट का, एक करेक्ट रिसेसिव का है। तो याद रखिए रिसेसिव अपने आप को तभी दिखाएगा जब दो रिसेसिव एक साथ होंगे। अगर उसमें गलती से भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब कोई कैपिटल है तो वो अपने आप को शो कर देगा। तो अगर आपको रिसेसिव को शो कराना है तो आपको दोनों ही छोटे होने चाहिए। जैसे कि देखिए दोनों ही छोटे हैं, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तभी देखिए रिजल्ट क्या आया, वाइट आया, ये रिसेसिव वाला रिजल्ट आया। तो यहाँ से क्या है, इन क्रॉसिंग के ऊपर ये जितने भी क्रॉस कराया मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस पे दो लॉ दे दिए। इसी को जो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें दो लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 लाइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स। मैंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं, जिसको अभी हम लोग जीन कहते हैं। उस समय मेंडल ने उसको अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में फैक्टर वर्ड इस्तेमाल किया था। ये फैक्टर हरदम पेयर में रहते हैं। मैंने कहा था एल पेयर में होते हैं, जीन पेयर में होते हैं। डिसिमिलर अगर पेयर है, मतलब डिसिमिलर पेयर है, तो उसमें से एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। कैपिटल वाला होगा डोमिनेंट और छोटा वाला लेटर का होगा वो होगा रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम लोग एक कैरेक्टर की जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन जो है उसको बता सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर का हो रहा था ना, टॉलनेस या ड्रॉफनेस ही दिख रहा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या तो टॉल ही दिखाएगा या तो ड्रॉफ ही दिखाएगा, बीच का कुछ नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि एल डू नॉट ब्लेंड। एल जो कैरेक्टर्स है वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते, वो अपने कैरेक्टर्स जो हैं वैसे के वैसे रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन की अगर ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो वो अपने किससे, पेरेंट से मैच करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि टॉल और ड्राफ्ट के बीच में मीडियम हाइट का भी प्लांट निकल जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको मना करता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्रॉस। यहाँ पूरी गाथा वही दी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया था, देख लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक आता है वो विच इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो इस एक्सपेरिमेंट क्या था, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के जैसे ही था। बट इसमें क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इसमें जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी थी वो पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रही थी, बल्कि उनके बीच का कुछ निकल के आ रहा था। क्या चीज़ है वो इस टॉपिक में मैं आपको सही से समझा देता हूँ। तो इसमें क्या था कि उन्होंने एक प्लांट लिया, एक फ्लावरिंग प्लांट लिया, इसका नाम था डॉग फ्लावर, जिसको हम कहते हैं स्नैपड्रैगन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें इस फ्लावर का नाम आ जाएगा और फ्लावर्स का नाम दे देगा, आपको ये टिक लगाना होगा। तो याद रखिएगा इस फ्लावर का नाम स्नैपड्रैगन। तो ये जो क्रॉस था ये ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग येलो फ्लावर के बीच में कराया गया था। जब ये कराया गया तो क्रॉस का जो रिजल्ट आया उसमें जो कैपिटल आर रिजल्ट आया वो तो आया रेड, स्मॉल आया वो तो आया वाइट। पर जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो इन दोनों के बीच मिक्स कर दे तो क्या आया, पिंक आया। ये तो बड़ी बात थी। अभी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अभी क्या ये लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो लॉ नहीं कहेंगे, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कॉन्सेप्ट है, इसने बोला भाई ये तो हो सकता है। देखो ये इस प्लांट में हो रहा है भाई, मेंडल भाई देखो ये तो गड़बड़ है। तो मेंडल भाई को ये गड़बड़ दिखाने के लिए, मेंडल भाई बचे नहीं थे उस समय,
बट ये बताया गया कि हर जगह नहीं, लॉ ऑफ यूनिवर्स में वो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है, इस एक्सेप्शन को इन्होंने बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो 3:1 नहीं आया। यहाँ पे रिजल्ट आया वो 3:1 नहीं आया, बल्कि वो क्या आया, 1:2:1 आया। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो सेम आए F1 जनरेशन के, वो थे 1:2:1। एक रेड, 2 पिंक, एक वाइट, 2 कैपिटल आर, सॉरी एक कैपिटल आर का एक, स्मॉल आर का एक, कैपिटल आर स्मॉल आर इन बिटवीन वाले के 2। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो मैं आपको देखिए इस पूरे पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पूरा एक ही बार में आपको समझा देता हूँ, ऐसा हो इसमें क्या बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब पेयर, एक एलील का जो पेयर है उसमें अगर होमोजाइगस है तब तो वही कैरेक्टर्स दिखाएगा, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उन दोनों के बीच का एक कैरेक्टर नहीं, उन दोनों के बीच का एक कैरेक्टर, जो उनके बीच का जो कैरेक्टर्स वाला पार्ट है, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, मैं आपको फिर से सही से बता देता हूँ, मैं बोलने में गड़बड़ हो गया, कि जो होमोजाइगस कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो तो आपको पता है कि होमोजाइगस तो सेम होंगे, जो कलर था रेड और, तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है कि बीच में एक कलर आ रहा है जो मिक्स हो जा रहा है, पर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये था कि ऐसा नहीं हो सकता। जब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है तो उसमें जो कैपिटल है वही अपने आप को दिखाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो मॉडिफाइड एलील है, यहाँ जो मॉडिफिकेशन हो गया पिंक में, ये हो सकता है कि नॉर्मल रहे या जो इंजाइम बनाए ये वो लेस एफिशिएंट इंजाइम बनाए, नॉन फंक्शनिंग इंजाइम बनाए या नो इंजाइम बना दे। मतलब बोला गया कि अगर ब्लेंडिंग हो जाएगी तो या तो वो सेम रहेगा, या तो थोड़ा सा एफिशिएंट कम रहेगा, या तो नॉन एफिशिएंट हो जाएगा, नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा, या उसमें से कोई इंजाइम निकलेगा ही नहीं। तो ये पार्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस नहीं है, इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है। मेन टॉपिक जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, जो स्नैपड्रैगन के ऊपर था। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ये बोला गया है कि सच इक्विवेलेंट एलाइल पेयर आर कॉमन। अगर जो सेम एलील पेयर हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। पर अगर नॉन फंक्शनिंग इंजाइम्स निकले या नो इंजाइम निकले तो फिनोटाइप पे इफेक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर अलग अलग निकलेंगे। रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल इंजाइम और बिकॉज ऑफ नो इंजाइम प्रोड्यूस। ये वाला टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको मैं स्किप कर दीजिए, मुझे इसमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन कहीं से बनने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। मैं एक सेकंड आपको ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप ये देखिए। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्वलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। पहले केस में क्या था कि जो मॉडिफाइड एलील था और अनमॉडिफाइड था उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। बट तो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जैसा सबस्ट्रेट था वैसे ही बना रहेगा सब कुछ, इसमें सब मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। बट अगर एलील जो है वो नॉन फंक्शनिंग इंजाइम या कोई इंजाइम नहीं निकाले तो फिनोटाइप पे असर पड़ता है। मतलब फिनोटाइप जो है या ट्रेट जो है वो डिपेंड करता है अनमॉडिफाइड एलील पे, जिस पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं उसी पे डिपेंड करता है। किसका? फिनोटाइप की, मतलब दिखाई कैसा देगा। और अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विल रिपीट द ओरिजिनल फिनोटाइप। जो अनमॉडिफाइड है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है वैसे एलील जो है ओरिजिनल फिनोटाइप जैसा था, मतलब टॉल था टॉलनेस ही दिखाएगा, ड्राफ है डार्कनेस दिखाएगा। पर जो मॉडिफाइड है, ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एलिलिक, जब रिसेसिव एलील आएंगे तभी दिखाएगा। मतलब कि नॉन फंक्शनिंग इंजाइम या नो इंजाइम कब रिप्रेजेंट जब आएंगे, जब दोनों ही स्मॉल आर है। मतलब जब रिसेसिव ट्रेड एक साथ आते हैं तभी नॉन फंक्शनिंग इंजाइम या नो इंजाइम मिलेगा और फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो है कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस कहता है कि F1 रिजेंबल्स टू द बोथ द पेरेंट। तो कोडोमिनेंस ये कहता है कि जब F1 अपने दोनों पेरेंट को रिजेंबल करने लगे, मतलब आधे कैरेक्टर्स आ जाएं इधर से और आधे कैरेक्टर्स आ जाए उधर से, और वो जो कैरेक्टर था मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो दोनों को रिजेंबल करे। यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, याद रखिएगा, यहाँ मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों को रिजेंबल बनेगा, उसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। और अगर उन दोनों के बीच का कैरेक्टर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब पेरेंट जो है F1 रिजेंबल्स, ठीक है, हाँ, तो F1 रिजेंबल्स ईदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंस, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी जो है वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी, तो ये डोमिनेंस है। और अगर वो दोनों को ही रिजेंबल ना करे, उनके बीच का आए, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ओके, कोडोमिनेंस जो है वही है कि बोथ पेरेंट्स F1 के दोनों पेरेंट्स के ऊपर रिजेंबल करेगा। और इसका एक बहुत बेहतरीन जो एग्जांपल है वो क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है, इधर से क्वेश्चन आगे आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप जो है वो एक जीन, आई जीन के ऊपर कंट्रोल, इसको जो कंट्रोल करता है वो आई जीन कंट्रोल करता है। उस आई जीन के 3 एलील होते हैं, IA, IB और IA और IB जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, दोनों ही थोड़े से अलग अलग तरह की शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि सिंगल आई जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ क्वेश्चन बनने के चांसेस है, हरदम याद रखिएगा। IA IB जो है वो स्लाइटली डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करते हैं, बट स्मॉल आई जो है वो किसी भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। क्रॉस, ओके। ह्यूमन जो होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, पता ही है। डिप्लॉयड मतलब उसके अंदर 2 एलील होंगे, एक जीन के अंदर 2 एलील होंगे, मतलब IA IB होंगे और तीनों में से कोई एक होंगे। और जो IA और IB है वो डोमिनेंट है और I जो है वो रिसेसिव है, याद रखिएगा, ठीक है। और अदर वर्ड्स में कहें तो IA और I आर रिप्रेजेंट ओनली व्हेन IA और I अगर मिक्स कर दिया जाए तो IA ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। मतलब IA और IB क्या है, दोनों ही क्या है, IA और IB क्या है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। और I जो है वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव को मिक्स करेंगे तो कौन दिखाएगा, डोमिनेंट। बट अगर IA और IB दोनों ही मिक्स हो जाए, दोनों ही डोमिनेंट है। अगर दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर को ही मिक्स कर दे तभी ये कॉन्सेप्ट आ गया, किसका, कोडोमिनेंस का। तो IA और IB आ जाए तो वो दोनों ही अपने आप को दिखाएंगे और वो ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB। IA जो होता है वो A ब्लड ग्रुप दिखाता है, IB जो होता है वो B ब्लड ग्रुप दिखाता है, और जो I होता है वो O ब्लड ग्रुप दिखाता है। तो IA और IB क्या दिखाएगा, IA और IB दिखाएगा AB ब्लड ग्रुप, दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ये लाइन क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ है एल के, इन 3 एल का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप। ABO ब्लड ग्रुपिंग में टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप होते हैं। ये देखिए, ये पूरे 6 लिखे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इसको काउंट कीजिएगा, ये पूरे 6 हैं। पहला हो सकता है IA, मतलब उसका ऑफस्प्रिंग होगा IA होगा, वो A रिप्रेजेंट करेगा। IA IB होगा तो IA IB उसका जो जीनोटाइप होगा, मतलब पेरेंट A से IA आए, पेरेंट B से IA आए, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर IA दोनों ही होगा, और उसका जो रिप्रेजेंटिंग ब्लड ग्रुप होगा वो A ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह ये चार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब I जो है दोनों रिसेसिव है, तभी वो रिसेसिव दिखता है और O बन जाता है। याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट ऑफ है मल्टीपल एलिलिज्म, ये भी ABO ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलिलिज्म भी होता है। मतलब मल्टीपल एलिलिज्म में कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलिलिज्म भी है। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ABO ब्लड, जो ABO ब्लड ग्रुप में होता है, मतलब फॉलो करता है ABO ब्लड ग्रुपिंग, तो मल्टीपल एलिलिज्म को भी फॉलो करता है कॉन्सेप्ट को, कोडोमिनेंस को भी कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज कंट्रोल बाय 1 जीन। स्टार्च सिंथेसिस का भी जो पी प्लांट के अंदर है वो भी एक ही जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा, वही कैपिटल D, कैपिटल B, स्मॉल b के बारे में बताया गया, ठीक है।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है, डोमिनेंस जो है वो एक ऑटोनमस फीचर है जीन का। ये लाइन सीधी सीधी आ सकती है ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आती है, ठीक है। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, ये याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और द प्रोडक्ट फॉर दैट इंफॉर्मेशन, फॉर दिस information for product that it has information for, ओके ठीक है। हाँ, it depend as much as on the gene product and the production of a particular phenotype for the product, and it depends on the phenotype closely। डोमिनेंस जो है वो ऑटोनमस फीचर नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, इसको ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनमस फीचर ऑफ अ जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अभी इनहेरिटेंस ऑफ आ जीन पढ़ा था, वन सिंगल जीन पढ़ा था, अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं इसका टोटल 2 वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ, जेनेटिक्स 1 पहले चैप्टर का 2 वीडियो कर दूँ। ये एक वीडियो अभी जेनेटिक्स 1 का इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन तक पूरा हो गया, अब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन जो है वो मैं अगले लेक्चर में डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।